नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सीवीआर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज से मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा और बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। प्यारे साथियों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अगर उसके महत्व को समझ लिया जाए, उसके महत्व को जान लिया जाए, तो उस विषय को पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है। और जब प्यारे साथी विषय को पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है तो उस विषय से पूछे गए क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर नहीं हो सकता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या महत्व है। इसका क्या महत्व है, आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। तो प्यारे साथी, इसका महत्व कई कारणों से है। जैसे प्राचीन संस्कृति का विकास कैसे हुआ है। प्राचीन भारत में जो संस्कृति थी, आखिर उसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और उसका विकास कैसे होता है। इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोग अपना जीवन यापन किस तरह से करते थे, उनकी जीवन प्रणाली क्या थी, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जीवन प्रणाली क्या थी, जीवन प्रणाली कैसी थी, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। इसके बाद प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था ने किस तरीके से जन्म लिया। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कैसी थी, इसने किस तरीके से जन्म लिया और किस तरह से संपूर्ण भारत में फैल गई। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि संस्कृति को समझना है, लोगों की जीवन प्रणाली को समझना है, जाति व्यवस्था को समझना है, किस तरीके से जाति व्यवस्था ने भारत में जन्म लिया और किस तरीके से ये संपूर्ण भारत में फैलती चलेगी। इसी तरह से प्यारे साथियों, भारत में मानव ने कृषि करना कैसे सीखा, और जब कृषि करना मानव ने सीख लिया तो किस तरह से उसने खाद्यान्न को संग्रह करने की कला अपने अंदर विकसित की। खाद्यान्न को संग्रह करने की कला
मानव ने किस प्रकार विकसित की। तो ये सारी चीजें प्यारे साथियों समझनी है। इसके बाद कि जो प्राचीन संसाधन थे, मानव ने किस तरीके से उनकी खोज की। प्राचीन संसाधनों की खोज किस तरह से हुई, और जब मानव ने उसकी खोज कर ली तो उन संसाधनों का मानव अपने जीवन में किस तरीके से उसने प्रयोग करना सीखा। इन संसाधनों का मानव ने किस तरह से उपयोग करना सीखा। प्यारे साथी, प्राचीन समय में मानव असभ्य और बर्बर हुआ करता था। इनके अंदर कोई भी संस्कार नहीं हुआ करता था। मानव एकदम असभ्य था, और जब मानव असभ्य था तो ये किस तरह से सभ्य बना। मानव कैसा था साथी? असभ्य था, अर्थात बर्बर था। और ये किस तरह से सभ्य बना। प्यारे साथियों, हमारे देश में धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ, और जब लिपि का विकास हुआ तो लोगों ने लिखना सीखा। और जब लोगों ने लिखना सीख लिया, अर्थात लिखने की कला के साथ साथ लोग सभ्य होते चले गए। जिस तरीके से लिपि का विकास होता चला गया, लोगों के अंदर लिखने की कला का विकास होता चला गया, और उसी के साथ मानव सभ्य होता चला गया। लोगों के अंदर लिखने की कला विकसित होती गई, और मानव इसी के साथ सभ्य होता चला गया। प्यारे साथियों, धीरे धीरे जब लिपि का विकास हुआ तो उसी के साथ मानव कैसा होता चला गया? एकदम सभ्य होता चला गया। साथियों, भारत में बहुत सारे विदेशी समुदाय आए और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। विदेशी समुदाय भारत में आए और उन्होंने भारत को क्या बनाया? अपना घर बनाया। और ये विदेशी समुदाय कौन कौन से साथी? जैसे आर्य आए। कौन आए साथी? आर्य लोग आए, ग्रीक आए, इंडो आर्यन आए, तुर्की लोग आए। इस तरह से बहुत सारे विदेशी समुदाय भारत में आए और भारत को क्या बनाया? अपना घर बनाया।
और जब प्यारे साथी इन्होंने अपना घर बनाया तो क्या किया, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी, भारत की जो कला थी, भारत की जो शिल्प व्यवस्था थी, भारत की जो साहित्य था, इन सभी में इन्होंने अपना योगदान दिया और उन्हें कहीं न कहीं इन्होंने प्रभावित किया। क्या किया साथी, इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को क्या किया, प्रभावित किया और इसी के साथ साथ कला को, शिल्प को, साहित्य को भी इन्होंने प्रभावित किया। प्यारे साथी, प्राचीन काल में बहुत सारे धर्म भी भारत में उत्पन्न हुए। भारत की जमीन पर अनेकों धर्मों ने यहाँ जन्म लिया और यहाँ पले बढ़े। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों ने जन्म लिया। जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी धर्म आपस में सामंजस्य बनाकर रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि ये सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश विविधताओं के बावजूद भी अपने अंदर एक गहरी एकता को समेटे हुए है। साथियों, जो भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, विधिवत आप लोग नोट्स बनाते चलिए, एक एक चीज आप अपनी नोट्स में उतारते चलिए, क्योंकि यदि आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि इतिहास विषय का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर हो। लेकिन मेरे साथ शिद्दत से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, काम चलाओ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। साथियों, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए, बहुत सारी संस्कृतियां पैदा हुई, बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय बने, छोटे छोटे राज्य बने, बहुत सारी संस्कृतियां और बहुत सारे समुदाय भारत में उत्पन्न हुए। ये जो छोटे छोटे समुदाय थे, इन्होंने साथियों क्षेत्रीय इकाइयों को जन्म दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य, इन्होंने अपने एक क्षेत्रीय राज्यों का गठन किया, क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया और प्यारे साथी, इन क्षेत्रीय इकाइयों का नाम इन्होंने जनजातियों के नाम पर रखा। किनके नाम पर रखा? जनजातियों के नाम पर।
इन्होंने इनका जो नाम रखा वो जनजातियों के नाम पर रखा, नाम पर रखा। हालांकि हमारे देश का नाम एक शक्तिशाली समुदाय के आगमन के कारण पड़ा, और वो प्यारे साथी शक्तिशाली समुदाय कौन सा था? पूरे देश का नाम एक शक्तिशाली समुदाय, जिस समुदाय का नाम है आर्य, आर्यों के आगमन के कारण पड़ा। और साथ ही क्या नाम पड़ा? आर्यावर्त। आर्यावर्त एक शक्तिशाली समुदाय का भारत में आगमन होता है, और उस समुदाय के कारण भारत का नाम क्या पड़ जाता है साथी? आर्यावर्त पड़ जाता है। भारत के और भी कई नाम हैं, जैसे इसे भारतवर्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन प्यारे साथी ये जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति, ये एक बहुत पहले एक शिलालेख मिला था। ये शिलालेख लगभग 5 से 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था, और ये शिलालेख ईरान से मिला था। इस शिलालेख में सिंध विजय का वर्णन किया गया है, और ये शिलालेख है ईरानी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है साथी? ईरानी शिलालेख। इस शिलालेख में इस शब्द की, अर्थात हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये जो शिलालेख है ये 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है, और इस शिलालेख में सिंध विजय के बारे में वही बताया गया है। किसके बारे में? सिंध विजय के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो सर्वप्रथम सबसे पुराना शिलालेख जो पढ़ा गया था वो यही था। साथियों, इस ईरानी शिलालेख में सा को हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हा। सा का उच्चारण क्या होता है? हा। अर्थात ईरानी शिलालेख में प्रांतों को इंदस कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथी? इंदस। क्या कहते थे? इंदस कहते थे। इंदस या हिंदस। ईरानी शिलालेख में प्रांतों को किस नाम से जानते थे? इंदस या हिंदस के नाम से जानते थे। तो होता क्या है, ये जो हिंदस नाम है, अर्थात जो हिंदस शब्द है, हिंदस इसी शब्द से हिंदू शब्द बना है। अर्थात
प्राचीन भारत में हिंदू शब्द एक क्षेत्रीय इकाई से संबंधित था, न ही किसी धर्म से संबंधित था और न ही किसी समुदाय से संबंधित था। ठीक है साथी, एक एक चीज साथी नोट करते चलिए। आगे देखते हैं कि हमारा जो देश है जो भारत देश है प्यारे साथी, इधर हिमालय से लेकर सिंधु हिमालय से लेकर इधर जो है ब्रह्मपुत्र घाटी और इधर आपकी रावी नदी और इधर साथी कन्याकुमारी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्राचीन समय में जिन राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार किया या विस्तार करने का प्रयास किया, उन राजाओं को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्रवर्ती सम्राट। क्या कहते थे? चक्रवर्ती सम्राट। और इस तरीके की जो राजनीतिक एकता देखने को मिलती है इतिहास में, वो कम से कम 2 बार मिलती है। कब कब मिलती है? ये पहली बार तो अशोक के समय मिलती है, अशोक के समय। और दूसरी बार समुद्रगुप्त के समय। अशोक के समय इनके जो शिलालेख हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो साथी शिलालेख मिलते हैं, ये ग्रीक और आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ग्रीक और आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है साथी। वैसे इनके शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। कैसी है साथी? प्राकृत भाषा। और जो लिपि है वो ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि। कुछ शिलालेख इनके खरोष्ठी लिपि में भी लिखे हुए मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि में। समुद्रगुप्त के समय ये प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा में बदल चुकी थी। संस्कृत भाषा में, अर्थात समुद्रगुप्त के समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था। साथियों, यह लिख लिया है ना? इसको नोट करते चलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक शब्द, कोई भी शब्द आप लोग छोड़िए नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों, भारत में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी और किस तरीके की संस्कृति थी, सामाजिक व्यवस्था
और संस्कृति कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो भारत में जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था ये अपने चरम पर थी, अपने चरम पर थी। इस समय जो शूद्र थे, अति शूद्र अर्थात अस्पृश्य जिन्हें कहा जाता था, इनकी समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। साथ ही कैसी स्थिति थी? एकदम दयनीय स्थिति थी। शूद्रों की अति शूद्रों की स्थिति कैसी थी साथी? दयनीय थी। इस समय महिलाओं की स्थिति एकदम सोचने पर मजबूर कर देती है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही सोचनीय थी। और जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था ये साथी पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। किसके पक्ष में? पुरुषों के पक्ष में कार्य करती थी। अर्थात प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति, अति शूद्रों की स्थिति, जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता है, अस्पृश्य, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इनको किस तरह से अक्षम बना दिया गया? क्या बना दिया गया? अक्षम बना दिया गया। अर्थात इनके अंदर किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं थी जो अपने मन से कोई कार्य कर सकें। महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। कैसी थी साथी? बहुत ही शोचनीय। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता था। न्याय व्यवस्था एकदम पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। अर्थात समाज की जो व्यवस्थाएं थीं, सारी व्यवस्थाएं पुरुषों के पक्ष में ही काम करती थी। तो प्राचीन भारत में ये जो जाति व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था कहीं न कहीं व्यक्ति को, उसके समाज को, उसके क्षेत्र को, प्रदेश को और साथ ही साथ देश को भी, देश के विकास में एक तरीके से बाधक बनती है, रोड़ा बनती है। प्यारे साथियों, जब तक ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा देश बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता है। दुर्भाग्यवश इन्हीं सब कुरीतियों को समझने के लिए आज हमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इन्हीं सब कुरीतियों की जड़ों को जांचने के लिए, जड़ों को परखने के लिए और इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे मनुस्मृति। प्यारे साथी, ये जो मनुस्मृति है,
इसमें प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों के बारे में। और इन्हीं सामाजिक नियमों के आधार पर हमारे देश में अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज थे, वे भारतीय शासन पद्धति में तथा न्याय व्यवस्था में इसका प्रयोग करते थे। चूंकि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने के लिए अंग्रेजों ने 1776 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया। और किस शीर्षक से अनुवाद कराया? ए कोड ऑफ जेंटो लॉज। इस शीर्षक से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। अंग्रेजी में अनुवाद। तो मनुस्मृति का अंग्रेजों ने सन 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद कराया। दूसरे इतिहासकार हैं विसेंट आर्थर स्मिथ। दूसरे इतिहासकार हुए हैं विसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्हें B.A. स्मिथ भी कहते हैं। साथियों, इन्होंने बहुत सारे स्रोत इकट्ठे किए और बहुत सारे निष्कर्ष निकाल करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास। ये इतिहास की पुस्तक राजनीति पर आधारित है। किस पर साथियों? राजनीति पर आधारित है। इस पुस्तक में लगभग इसके 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमणों की चर्चा है। किसकी चर्चा है साथी? सिकंदर के आक्रमणों की। सिकंदर के आक्रमणों की चर्चा है। एक और इतिहासकार हुए जिनका नाम है पांडुरंग बामन काने। कौन साथी? पांडुरंग बामन काने। तो ये नोट कर लीजिए साथी, जितना भी हम बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, ये बहुत ही जरूरी है। अगला नाम है पांडुरंग बामन काने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास। ये पुस्तक, इसमें
सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है, अर्थात सामाजिक नियमों के बारे में इस पुस्तक में काफ़ी बातें कही गई हैं। क्या बताया गया है? सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया, नियमों के बारे में, या हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो साथियों, ये बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा भारतीय समाज भी बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेषों को छोड़ गया है। ये अवशेष पूरे भारत में टीलों, खंडहरों आदि के रूप में समूचे भारत में फैले हुए हैं और ये कई प्रकार के हैं, जैसे एकल संस्कृति, प्रधान संस्कृति और बहुसंस्कृति संस्कृति। साथ ही एकल संस्कृति का मतलब है जहाँ केवल एक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती हो, जहाँ से केवल एक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती हो। प्रधान संस्कृति का मतलब है जहाँ पर कोई एक संस्कृति तो प्रधान हो लेकिन अन्य संस्कृतियाँ भी वहाँ पर मौजूद मिली हों। क्या हो साथी? कोई एक संस्कृति, या हम लिख सकते हैं इसको कि एक संस्कृति प्रधान हो लेकिन अन्य संस्कृतियां भी मौजूद हो। इसी तरीके से साथियों, बहुसंस्कृति, यहाँ पर बहुत सारी प्रधान संस्कृतियां मिली हैं या मिलती हैं। ठीक है साथी? तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है आपने विधिवत लिखा होगा और आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व को बखूबी समझा है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।